अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 501 का टॉपिक नंबर 13 टू 18 तक कवर करवाने वाली हूँ। सब अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 13 का बेसिकली टाइटल है 21st सेंचुरीज मैनेजमेंट ट्रेंड्स। अब बेसिकली इसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड्स है 21st सेंचुरी में, उसके बारे में बेसिकली उन्हें किस तरीके से शेप किया था मैनेजमेंट के रोल्स को, इन सब चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्कस किया गया ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रेफर करती हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशंस को जो कि मतलब आपकी लीगल और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स के बस से पर्दा होती हैं या बियॉन्ड होती हैं। फर्दर ये कि बेसिकली ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो कि सोसाइटी को बेनिफिट्स देते हैं। उसके अलावा उसका जो क्लासिकल व्यू है, इसमें दो व्यूज़ दिए गए हैं। जो क्लासिकल व्यू है ना, बेसिकली इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया गया, मतलब कि वो एडवोकेट किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने, जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो बिजनेस है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को स्टेक होल्डर्स के लिए। सेकेंडली बात की गई है सोशियो इकोनॉमिक व्यू की। सोशियो इकोनॉमिक व्यू इन सेंस के वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आर्ग्यू करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बॉर्डर ऑब्लिगेशन है प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए सोसाइटी के वेलफेयर को। फर्दर ये कि यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, बेसिकली 10 मेजर आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में आते हैं, जिसमें आपकी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस आती हैं, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स, एथिकल ऑब्लिगेशन, पब्लिक इमेज और बेटर इन्वायरमेंट है, डिस्करेजमेंट है। फर्दर गवर्नमेंट रेगुलेशंस की है, बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर है, स्टेक इंटरेस्ट है, पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज और सुपीरियरिटी ऑफ प्रिवेंटेशन ओवर क्योर्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है 6 आर्ग्यूमेंट्स की। मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात की गई है। सेकेंडली यहाँ बात की गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सेंस के इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट किस्म के ऑब्लिगेशन के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, वो लीगल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बियॉन्ड। सेकेंडली बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये जो बेसिकली बात की गई है यहाँ पे, इसमें जो है हम स्टडी करते हैं किस तरीके से जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं बिटवीन द कॉर्पोरेट सोसाइटी या कॉर्पोरेट सोशल इन्वॉल्वमेंट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस के अंदर। सेकंड ये कि यहाँ पे मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं मेजर करने में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस को, जो कि किसी भी किस्म के क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर होता है। फर्दर यहाँ बात की गई है मैनेजरियल एथिक्स के बारे में। इन सेंस के यहाँ पे इसके बेसिकली 4 एथिक्स हैं। बेसिकली रेफर एथिक्स करते हैं जिसके कोई प्रिंसिपल और रूल्स जो कि किसी राइट और रॉन्ग किस्म की जो कंडक्शंस हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, उनको डिफाइन करता है। अब इसके 4 व्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूटिलिटेरियन व्यू है, राइट व्यू है, थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू और इंट्रोगेटिव सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है। अब फर्दर यहाँ पे ये बात की गई है कि इम्प्रूव करते हैं एथिकल बिहेवियर को, जिसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन्वॉल्व होता है, जॉब गोल्स है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, एथिक्स ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट और सोशल ऑडिट्स वगैरह, फॉर्मल प्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स वगैरह इसमें आते हैं। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप इन सेंस के जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इन्वॉल्व करती है परस्यू करने में अपॉर्चुनिटीज़ को, इनोवेशंस को और ग्रोथ देने में भी डिफरेंट किस्म की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशंस की। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली आइडेंटिफाई करता है आपके ट्रेंड्स को जो कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, जिसको कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं मैनेजिंग इज एन ई बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। मैनेजिंग इज ई बिजनेस वर्ल्ड में बेसिकली वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज को बना रहे हैं ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें डिफरेंटली तरीके से और इफेक्टिवली। सेकेंड है कि जो ई बिजनेस है वो इंक्लूड करती है ई कॉमर्स को और जस्ट देन आप प्रोडक्ट ऑनलाइन, मतलब कोई प्रोडक्ट का ऑनलाइन सेलिंग करने के अलावा वो उसको जस्टिफाई भी करती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से कैटेगराइज कर रहे हैं, वो ई बिजनेस इन्हेंस कर रहे हैं, ई बिजनेस इनेबल कर रहे हैं और ई बिजनेस टोटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेस कर रहे हैं लेवल ऑफ ई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स पे। फर्दर ये कि मैनेजर जो है ई बिजनेस वर्ल्ड में वो भी उसको नीड जो देता है कि वो इंसाइट कर सके डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव को, जिससे वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला सके। और लास्टली यहाँ पे बात की गई है ग्लोबलाइजेशन की।
सो ग्लोबलाइजेशन इन सेंस कि इसमें जो मैनेजमेंट है वो नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट होता है, मतलब कि नेशनल बॉर्डर्स पे वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली ऑपरेट किया जाता है और इंटरनेशनल कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि डाइवर्स करती हैं डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स करना है, कंस्ट्रक्शन है, या डिफरेंट किस्म की जो भी चीज़ें हैं। और फर्दर ये कि इसमें जो मैनेजर्स हैं वो फेस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को ग्लोबल मार्केटिंग के थ्रू, और ओवरऑल ट्रेंड्स एंड 21st सेंचुरी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में आता है। चैप्टर नंबर 14 को देख लो, जो इसमें बात की गई है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट, WTO एंड सार्क्स के बारे में। बेसिकली ये जो पैसेज है ये हमारे बेसिकली इसकी बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेस के बारे में। सो अब यहाँ पे जो EU है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है वो एक लाइक नेशन है जिसका एम ये था कि वो एलिमिनेट करे जो नेशनल बैरियर्स एंड ट्रैवल करने में, एम्प्लॉयमेंट में, या इन्वेस्टमेंट और ट्रेड वगैरह में। फर्दर ये कि ये जो थी इसको बनाया गया कम्पीट करने के लिए इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के साथ यूनाइटेड स्टेट के साथ और जापान में। और उसके अलावा इसने डिफरेंट किस्म के स्टेप्स लिए, जैसे कि यूनिफिकेशन इसमें आती है, उसके अलावा अडेप्ट करना डिफरेंट किस्म की कंपनी के करेंसीज वगैरह को। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे जो था ये भी एक ट्रेडिंग अलायंस है जो कि 10 एशियन नेशंस के साथ है, और उसके अलावा ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल मार्केट में हमारी। थर्डली बात कर रहे हैं यहाँ पे SAARC की, मतलब साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस के बारे में। सो बेसिकली ये जो है इसमें डिस्कस ये किया गया है यहाँ पे कि जो स्कार्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व कर रही है साउथ एशियन कंट्रीज़ को, जो इनका एम बेसिकली है कि वो एक्सेलरेट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल डेवलपमेंट को अमंग इट्स मेंबर। और बेसिकली इसको 2005 में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। और थर्ड पे जो था वो एक मैं मिस कर गई थी, इट्स ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में। ये भी एक ट्रेडिंग अलायंस है जो कि 10 नेशंस के साथ, मतलब 10 एशियन नेशन के साथ अटैच है और ये भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन में आती है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो बेसिकली ये जो है इसने भी एक लैंडस्केप कवर किया हुआ है ओवरऑल इसमें जो है 100 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, और ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में ट्रेड को थ्रू ट्रीटीज़ के थ्रू, और प्रमोट करने में ग्लोबली और रीजनल और ट्रेड के साथ ये सब चीज़ें जो है प्रमोट कर रहा है। ओवरऑल ये जो चैप्टर था ये हाईलाइट कर रहा है कि किस तरीके से जो अलायंसेज है वो रीशेप कर रही है हमारी इकोनॉमिक लैंडस्केप्स को मैनेज। उसके अलावा जो है वो मैनेजर्स की नीड्स को अडॉप्ट करें ताकि वो एनवायरनमेंट में चेंजिंग ला सके। चैप्टर नंबर 15 को देख लीजिए, उसमें बात की गई डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है रोल ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सो इन सेंस के जो इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स हैं सॉफ्टवेयर में किस तरीके से बेसिकली मैनेज कर रहे हैं डाइवर्स आइडेंटिटीज़ को इन्हांस करने में, डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस को और उनकी एफिशिएंसी को। फर्दर ये कि किस तरीके से वो एनर्जी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशंस में उनकी जो हेल्प आउट कर रहे हैं। बेसिकली जो सारे चैप्टर हैं ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड है, इसलिए थोड़ी सी आपको शायद इसमें कन्फ्यूजन हो। सो अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल जो है सेकेंडली हम बात कर रहे हैं इरिस्पेसिबिलिटी की। जो इरिस्पेसिबिलिटी इन सेंस के जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग के लाइक के किस तरीके से डिस्पाइट द सिस्टम्स ऑफ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, जो लेसन है किस तरीके से एम्फेसाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, और नथिंग विल बी रिप्लेस। और सेकेंडली एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को और फेलियर्स को। थर्डली ये कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो है बेसिकली उसमें किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है, मतलब जो इंटरगल पार्ट है बेसिकली मैनेजरल फंक्शंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट किस्म के स्टेप, जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्राइटेरिया, लोकेशन, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद बात की गई डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के बारे में। तो जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से जो मैनेजर्स हैं एक्चुअली वो डिसीजंस ले रहे हैं, और जो नॉर्मेटिव मॉडल्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो बेसिकली डिसीजन ले रहे हैं और एम कर रहे हैं एक इफेक्टिव डिज़ाइन मेकिंग प्रोसेस को। फर्दर यहाँ पे बात की गई है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं इसके, आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम,
जनरेटिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशंस, चूजिंग एन अल्टरनेटिव, उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द चूजन सोल्यूशंस के बारे में। उसके बाद यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस के बारे में। सो इन सेंस के यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस है वो बेस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे। इसमें आपके आउटकम्स भी आ सकते हैं सर्टेनली, ऑल टाइप ऑफ आउटकम्स जो कि अल्टरनेटिव होता है उसके लिए अनसर्टेनिटीज में देखने से डिसीजन मेकर जो है वो लेक ऑफ कंप्लीट नॉलेज की वजह से होता है मसला। थर्डली यहाँ पे आता है रिस्क। उसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अनसर्टेनिटीज में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें रैपिड चेंज आता है एनवायरनमेंट में जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है मेजर कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटीज को जिसमें को कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके डिसीजन मेकिंग रिस्क। अब ओवरऑल जो ये लेसन है ये प्रोवाइड कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जिसमें कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से मैनेजमेंट में लिए जाए, उसको कवर किया जाए, उसके बहुत प्रोसेसेस को, उसके चैलेंजेस को कैसे वो एसोसिएट कर सकें डिफरेंट किस्म के डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस के साथ। चैप्टर नंबर 16 को देख लें जिसमें बात की गई है रैशनल डिसीजन मेकिंग के। बेसिकली रैशनल का मतलब ही है लॉजिक बेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन और रिजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को। और सेकेंडली एक मैनेजर्स जो है इसमें इनकाउंटर करते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। क्राइसिस प्रॉब्लम में रिक्वायर होता है इमीडिएट एक्शन, नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम में डिमांड होता है रिजोल्यूशंस का विदाउट एनी एजेंसी ऑफ क्राइसिस। और थर्डली जो है अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम ऑफर करती है पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन गेन को। फर्दर यहाँ पे मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में बात की है। रैशनल मॉडल जो है वो अज्यूम करते हैं कि किस तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो लाइक एंटायरली रैशनल डिसीजन प्रोसेसेस कर रहे हैं और उसके अलावा उसको किस तरीके से ऑप्टिमल डिसीजन बना रहे हैं विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के कुछ स्टेप हैं, लाइक आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल को प्रॉब्लम को, लाइक उसकी डिस्पेरेंसी क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है और उसकी डिजायर स्टेट क्या है। सेकेंडली एक क्वेश्चन अगेंस्ट या इसके मतलब मिस्टेक्स और सिम्टम्स क्या है प्रॉब्लम। सेकेंडली आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करते हैं कि रेलिवेंस है डिसीजन मेकिंग में या नहीं। थर्डली एलोकेट वेट टू क्राइटेरिया में बेसिकली वो वेट क्राइटेरिया को प्रायोरिटाइज कर रहा है। फोर्थली डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स हैं जो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है वायबल अल्टरनेटिव्स को फॉर द प्रॉब्लम्स एंड रेजोल्यूशंस। एनालाइजिंग अल्टरनेटिव में क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है कि ईच अल्टरनेटिव जो है अगेंस्ट है क्राइटेरिया के या नहीं। सेलेक्टिंग का अगर प्रोसीजर देख लें तो सेलेक्टिंग में बेसिकली वो देख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव है वो हाईएस्ट स्कोर बेस कर रहा है आपके क्राइटेरिया वेट पे या नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे बात की गई है वो बेसिकली कहा गया है कि जो चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग एन अल्टरनेटिव के बारे में। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो चूजन अल्टरनेटिव है वो कन्वे कर रहा है कि डिफरेंट किस्म के लाइक अफेक्टिव या गेन कर रहा है अपनी कमिटमेंट्स को। और लास्ट पे बात की गई है वैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस असेस कर रहा है रिजल्ट को ताकि डिटरमाइन कर सकेंगे जो प्रॉब्लम है वो मतलब कि सॉल्व हुई भी है या नहीं। ओवरऑल ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। शॉर्ट लिस्ट के अलावा मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड किया सो उसमें भी सारी यही चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया चैप्टर नंबर 17 में नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजरल डिसीजंस के बारे में। सो बेसिकली इसमें फर्स्ट बात की गई है डिसीजन मेकिंग की। सो ये एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। बेसिकली एक सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स में से एक सेट ऑफ चॉइसेस में से एक चॉइस को एक अल्टरनेटिव को चूज करना डिसीजन मेकिंग है। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसीजंस के। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रोग्राम डिसीजन। सो बेसिकली ये मेड इन रूटीन होता है, रेपिटेटिव होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में यूज होता है, प्रीडिटरमिन्ड होता है डिसीजन रूल्स के साथ। उसके अलावा ये ऑफन ड्राइव करता है एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस को, प्रोसीजर्स को, हैबिट्स को। ये आइडियल इसका फर्स्ट लाइन होता है और ये भी मैनी टाइम्स होता है मिडिल मैनेजर्स के लिए ये यूज होता है। उसके बाद सेकेंडली बात की गई है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के बारे में। सो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो है बेसिकली वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, लाइक वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते या उनको इम्प्रैक्टिकल किया जाता है ताकि वो यूज़ कर सके प्री डिटरमाइंड डिसीजंस को। और फर्दर ये बेसिकली ये जो होती है प्रॉब्लम्स है जो डिसीजंस होते हैं ये नोवल और इल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में होते हैं। इसमें कस्टम मेड सॉल्यूशंस रिक्वायर होते हैं और मोर एप्लीकेबल होता है एट हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेमिलियर और इजी डिफाइंड होती है।
हैंडल की जाती है वो प्रोग्राम डिसीजन है जिसमें के प्रोसीजर्स रूल और पॉलिसीज यूज होती हैं। सेकेंडली बात की गई पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। सो ये न्यू और अनयूजुअल प्रॉब्लम्स के साथ एम्बिगियस होती है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, और ये हैंडल करते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन रिक्वायरमेंट यूनिक सॉल्यूशंस के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो। थर्ड पे यहाँ बात कर रहे हैं जर्नल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस पर, जो हायर लेवल डील करता है पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के साथ और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के साथ, और जो लोअर लेवल है वो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है और प्रोग्राम डिसीजंस के साथ डील करता है। उसके बाद मैनेजरल डिसीजन अप्रोचेस के बारे में बात की गई है जहाँ पे रैशनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इसके जो बाइसेस हैं वो मैनेजर डिसीजन मेकिंग पे बेस करें, उसके अलावा जो उसकी चॉइसेस हैं वो कंसिस्ट करें, वैल्यू करें, मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करें बेसिकली, और एक स्पेसिफिक कंसंट्रेट के अंदर है। जम्पशन जो इसमें इंक्लूड होती है आपकी प्रॉब्लम क्लैरिटी और गोल ओरिएंटेशन, नॉन ऑप्शंस, क्लियर प्रेफरेंसेस, कॉन्स्टेंट प्रेफरेंसेस और नॉन टाइम और कॉस्ट कंसंट्रेशन, मैक्सिमम पे ऑफ इसमें यूज होता है। आइडियल कंडीशंस देख लें तो वो सिंपल प्रॉब्लम्स है, क्लियर गोल्स है, लिमिटेड अल्टरनेटिव्स है, मिनिमल टाइम प्रेशर्स हैं, लो कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट फॉर इनोवेशंस है, रिस्क टेकिंग है, कंक्रीट और मेजरेबल आउटकम्स है। ये सब चीज़ें जो है इसमें यूज होती हैं। फर्दर ये कि लास्ट पे बात की गई है डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स इन सेंस के यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं डिसीजन मेकिंग करने के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सो 2 डायमेंशंस है वे ऑफ थिंकिंग, मतलब वो रैशनल है या फिर वो इनिशिएटिव है। दूसरा है टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, मतलब लो और हाई। फर्दर ये कि इसके 4 डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स हैं। डायरेक्टिव स्टाइल है जिसमें आपको लो टॉलरेंस होती है आपकी एम्बिग्विटी के लिए, रैशनल थिंकिंग होती है। एनालिटिकल स्टाइल में हाई टॉलरेंस होती है, और कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में इनिशिएटिव थिंकिंग होती है, हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी है। और उसके बाद जो है बिहेवियरल स्टाइल जो है उसमें लो टॉलरेंस है एम्बिग्विटी के लिए और जो इनिशिएटिव थिंकिंग है। चैप्टर नंबर 18 की बात कर लें तो इसमें बात की गई है नॉन रैशनल डिसीजन मेकिंग्स के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है कि बेसिकली नॉन रैशनल मतलब कि जो आपके लॉजिक बेस्ड रैशनल नहीं होते, तो उसमें अब बात कर रहे हैं वो सेटिस्फाइंग मॉडल की। सो बेसिकली ये डेवलप किया था एक नोबेल प्राइज विनर ने जिनका नाम था हर्बर्ट साइमन। वो थे बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे और मैनेजर जो है बेसिकली इसमें सीख करते हैं, बेसिकली जो थ्योरी है इस बारे में कि जो मैनेजर्स हैं वो सीख करते हैं अल्टरनेटिव एंट्रीज को फाइंड करें सेटिस्फैक्ट्री चीज़ को, और उसका बेसिकली एम होता है कि ऑप्टिमल डिसीजंस लें। फर्दर ये कि यहाँ पे बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की गई जिसकी बेसिकली लिमिट जो है वो परफेक्ट रैशनैलिटी की होती है, लाइक ड्यू टू देयर फैक्टर्स जिसके कॉग्निटिव कैपेसिटी हो सकती है, टाइम कंसंट्रेट्स हो सकते हैं, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि इनएडवोकेट इन्फॉर्मेशन के तौर पे टाइम और कॉस्ट फैक्टर्स और मिसपरसेप्शंस आती हैं इसमें, प्रीजुडिसेस आते हैं, लिमिटेड ह्यूमन मेमोरीज आती हैं, डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज वगैरह आती हैं इसमें। सेकेंडली यहाँ बात करें इंक्रीमेंटल मॉडल्स के बारे में। सो यहाँ पे मैनेजर जो है वो बेसिकली बनाते हैं एक स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स ताकि वो रिड्यूस कर सके प्रॉब्लम्स को और टॉलरेबल लेवल्स को, डिसीजंस मेक कर सके मिनिमल इंफॉर्मेशन के तौर पर। जो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजीज हैं वो यूजुअली वो इफेक्टिव होती हैं शॉर्ट रन के तौर पे। फर्दर यहाँ पे बात कर रहे हैं वो गार्बेज कैन मॉडल के बारे में। तो गार्बेज कैन मॉडल बेसिकली इसमें मैनेजर जो है वो बिहेव करते हैं नियरली रैंडम पैटर्न्स में, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं उनके फैक्टर्स जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं, उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, और फर्दर उनका फेवरेट सोल्यूशन जो स्टम्बल्ड अपॉन देयर अपॉर्चुनिटीज भी आ सकता है इसमें। और ये जो यूज़ होता है ये एब्सेंस ऑफ सॉलिड स्ट्रेटजीज में यूज़ होता है मैनेजमेंट में, और सीवियर प्रॉब्लम्स जो है इसी वजह से कॉज होती हैं। अब उसके बाद यहाँ बात की गई है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बारे में। सो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की गई है। सो बेसिकली अब यहाँ पे अगर एडवांटेजेस देख लें तो इसमें ग्रुप्स ब्रिंग करते हैं डाइवर्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को, इंक्रीज करते हैं डेवलपमेंट को। उसके अलावा ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, लाइक अंडरस्टैंड करने में और एक्सेप्टेंस करने में फाइनल डिसीजंस को, मेंबर की डेवलपमेंट को। डिसएडवांटेजेस देख लें तो मोर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसके अलावा जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो डिले करते हैं डिसीजंस को और कोज करते हैं हार्ड फीलिंग्स को।
डिसीजन जो है वो डोमिनेटेड नहीं होता लाइक फ्यू मेंबर्स में, और ग्रुप थिंकिंग जो है इसमें वो टेंडेंसी होती है कि वो सीख कर सके एग्रीमेंट्स को लाइक एक्सपेंस ऑफ रियलिस्टिक अप्रेजल्स वगैरह आ सकता है इसमें। लास्ट पे वो बात कर रहे हैं इनहेंसिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग्स की। सो इनहेंसिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग्स इन सेंस के यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडिविजुअल्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं लाइक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में। ग्रुप कॉम्पोजिशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है डाइवर्सिटी, बॉर्डर वर्क ग्रुप के टैक्टिक्स जो है वो अवॉइड करते हैं ग्रुप थिंकिंग, फिर जिसके डेवल एडवोकेट्स है या डायलेक्टल इनइक्विटीज़ है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टूल्स में जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग आती है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स होती हैं थ्रू देयर कॉन्फ्रेंसेस, फ़ोन हो सब होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह इसमें यूज़ हो सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे बात की गई ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो कि स्पेशलाइज कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन को, जिसमें सिस्टम सपोर्टिंग ग्रुप जो हैं वो लेस वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स देते हैं। लास्ट पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर एड्स के बारे में, जो कि इंक्रीज कर रहा है आपकी क्रिएटिविटी, बट फेस टू फेस मीटिंग्स में वो अटेंड करते हैं लाइक वो शो करते हैं स्ट्रॉन्गर कंसेंसस को और सेटिस्फेक्शन अमंग देयर ग्रुप मेंबर्स। ओवरऑल जो था इन चैप्टर्स में ही डिस्कस किया गया, चैप्टर सारे इंटरकनेक्टेड हैं। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।